एक रात जब पूरा देश सो रहा था, ठीक उसी वक्त अंधेरे की आड़ में भारत के इतिहास का शायद सबसे बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च हो चुका था। ये कहानी है एक ऐसे जाल की जिसे महीनों तक बड़ी खामोशी से बुना गया, और ये कहानी है एक ऐसे वादे की जिसे ठीक 90 दिनों के अंदर पूरा करना था। तो चलिए आज इस पूरे ऑपरेशन की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है सीधे एक्शन के बीच से। तारीख 27 सितंबर 2022। जगह थी नई दिल्ली का शाहीन बाग इलाका, और घड़ी में बज रहे थे सुबह के 3। मतलब चारों तरफ घना सन्नाटा। लेकिन तभी एक घर के दरवाजे पर हुई जोरदार दस्तक ने उस पूरी खामोशी को चीर दिया। घर के अंदर जो शख्स था, उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस के जवान खड़े थे। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, कुछ पूछ पाता, उसे दबोचकर एक गाड़ी में डाल दिया गया। जाहिर है, शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग बाहर निकले, लेकिन उन्होंने देखा कि वो सब तो घिर चुके हैं। पूरे मोहल्ले को दिल्ली पुलिस के स्वॉट कमांडोज ने सील कर दिया था। आदेश एकदम साफ था, कोई अंदर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं थी। ठीक उसी वक्त देश के कई अलग अलग कोनों में, कई शहरों में ऐसे ही एक साथ कई लोगों को उठाया जा रहा था। ये सब एक बहुत बड़े, बहुत ही सुनियोजित प्लान का हिस्सा था। नाम था ऑपरेशन ऑक्टोपस। पर सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? इस कहानी की जड़ें कहां हैं? इसके लिए हमें चलना होगा कुछ महीने पीछे। तो इस पूरे ऑपरेशन की जड़ें जुड़ी हैं बिहार के पटना से। बात है जुलाई 2022 की। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में कार्यक्रम था, लेकिन उनके दौरे से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों के पास एक बहुत ही सनसनीखेज खुफिया जानकारी पहुंची। उन्हें पता चला कि पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में अहमद पैलेस नाम की एक इमारत है, जहां प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश रची जा रही है। और इतना ही नहीं, वहां कुछ लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। जब जांच हुई तो पता चला कि ये सारे लोग पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए थे। अब पीएफआई के बारे में स्रोत ये बताते हैं कि ये संगठन कागजों पर तो खुद को एक सामाजिक समूह, एक सोशल ग्रुप की तरह दिखाता था, लेकिन इसकी जड़ें असल में स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी से जुड़ी थी, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन था। लेकिन उस छापे में जो सबसे चौंकाने वाली चीज मिली ना, वो था 7 पन्नों का एक दस्तावेज, और उसका टाइटल था इंडिया 2047 टुवर्ड्स रूल ऑफ इस्लाम इन इंडिया। इस दस्तावेज ने दिल्ली में बैठे देश के टॉप अधिकारियों के सचमुच होश उड़ा दिए। तो जैसे ही ये खबर दिल्ली पहुंची, देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े अधिकारियों के बीच समझिए हड़कंप मच गया। अब उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि एक ऐसे संगठन से कैसे निपटा जाए जो सामने तो समाज सेवा का नकाब पहने हुए हो। अगर सीधी कार्रवाई करते तो देश भर में माहौल बिगड़ने का खतरा था। ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। और देखिए, पीएफआई और सिमी में यही एक बेसिक फर्क था। सिमी जो था वो खुलेआम कट्टरपंथ की बात करता था, तो उसे बैन करना आसान था। लेकिन पीएफआई की रणनीति अलग थी। वो स्कूल चलाता था, गरीबों की मदद करने का दिखावा करता था, मानवाधिकारों की बातें करता था। मतलब एक ऐसा दोहरा चेहरा था जिसकी वजह से उस पर सीधे सीधे हाथ डालना बहुत मुश्किल था। इसी बड़ी चुनौती के बीच प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच एक टॉप सीक्रेट बैठक हुई। और सोर्स के मुताबिक इसी बैठक में अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री से एक वादा किया। उन्होंने कहा, मैं आपको वचन देता हूं, आज से ठीक 90 दिनों के अंदर इस देश की धरती से पीएफआई का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। बस यहीं से पीएफआई के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अब बारी थी एक ऐसी रणनीति बनाने की जो बिल्कुल सटीक हो, पूरी तरह से गुप्त हो और जिसमें गलती की कोई गुंजाइश ही न हो। तो अजीत डोभाल ने एक 4 स्टेप वाला प्लान बनाया। स्टेप 1, एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई ताकि पीएफआई को सामाजिक तौर पर मुस्लिम समुदाय से अलग थलग किया जा सके। स्टेप 2, आईबी और रॉ को काम पर लगाया गया। पीएफआई के हर नेता की पूरी कुंडली तैयार की गई, उनके फोन टैप हुए, उनके हर एक मूवमेंट पर नजर रखी गई। स्टेप 3, देश भर से सबसे काबिल और भरोसेमंद पुलिस अफसरों को चुन चुनकर दिल्ली बुलाया गया। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी था, वो था गोपनीयता। इस पूरे मिशन को इतना सीक्रेट रखा गया कि बड़ी बड़ी मीटिंग्स को भी रूटीन पॉलिटिकल विजिट्स का नाम दिया गया। तो महीनों के इस खामोश तैयारी के बाद अब एक्शन का टाइम आ गया था। इस ऑपरेशन को 2 फेज में अंजाम दिया गया। आइडिया यह था कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। फेज 1 शुरू हुआ 22 सितंबर को।
इसमें एनआईए और ईडी जैसी बड़ी एजेंसियों ने पीएफआई की टॉप लीडरशिप पर धावा बोला और एक ही रात में 106 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब सोचिए, इससे पहले कि संगठन इस झटके से उबर पाता, ठीक 5 दिन बाद 27 सितंबर को फेज 2 शुरू हो गया। इस बार राज्य पुलिस ने जमीनी स्तर पर काम कर रही उनकी सेकेंड लाइन कमांड को भी धर दबोचा। इसमें 170 से ज्यादा लोग पकड़े गए। ये ऑपरेशन कितना बड़ा था, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि पहले ही दिन एक साथ 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर छापे मारे गए। एक साथ। ये जो डेटा सामने है, ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां केरल से हुईं, जिसे पीएफआई का गढ़ माना जाता था। उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु का नंबर आया। मतलब ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, ये एक प्रॉपर देशव्यापी स्ट्राइक थी। तो जमीनी कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। संगठन की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं कि टूट चुकी थी। अब बस इस ऑपरेशन को इसके आखिरी यानी कानूनी अंजाम तक पहुंचाना था। और ये सब हुआ बहुत तेजी से। 22 सितंबर को पहला छापा, 27 को दूसरा और उसके ठीक अगले ही दिन 28 सितंबर की सुबह गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठनों पर यूएपीए के तहत 5 साल का बैन लगा दिया गया। और इसी के साथ अजीत डोभाल का वो 90 दिन का वादा पूरा हो गया। सबसे बड़ी बात ये थी कि बिना किसी बड़ी हिंसा या खून खराबे के एक ऐसे संगठन को पूरी तरह से कह सकते हैं निष्क्रिय कर दिया गया, जिसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा था। पीएफआई के सारे दफ्तर सील कर दिए गए, बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए और वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी गईं। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस ने पीएफआई के ढांचे को तो पूरी तरह से तोड़ दिया है, लेकिन जाते जाते ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया है कि क्या सिर्फ एक सुरक्षा अभियान चलाकर, किसी संगठन पर बैन लगाकर उसकी विचारधारा को भी हराया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।